आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की रेस्ट कंडीशन को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस की रेस्ट कंडीशन को स्टडी करते हैं फिजिक्स की जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का नाम क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम कुछ बातें करते हैं जी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर देखते हैं ना इसको कि रेस्ट कंडीशन में इसका क्या चक्कर है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, मैटर से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। या इसकी हम ये भी कहते हैं प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बेसिकली चलती आ रही है, मगर पेपर में आपको डेफिनेशन तो नहीं आनी ना उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की एक वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हम फिर भी इसको थोड़ा सा एक पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it attracts or repels other charged body। ये सारी छोटी छोटी बातें आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से साथ साथ सुनते जाना है और साथ साथ नोट करते जाना है। ठीक है, किसी भी बॉडी की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, या अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर टाइप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो तरह की होती हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज का टॉपिक मैंने इसलिए पकड़ा है अभी यहाँ पे क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ना बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं इस टॉपिक से। तो अभी जब आप लोग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर से कितने कितने एमसीक्यूज बन जाते हैं। अच्छा, चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी वजह यह है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाते हैं। तो जब प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज, जब प्रोटॉन कम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इट मींस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये वो बातें हैं जो आपने बचपन में पढ़ी थी। फिर उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल में आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। जबकि नेगेटिव चार्ज की एग्जांपल में आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब चार्ज इसके अलावा कई बच्चे कहते हैं सर न्यूट्रल चार्ज। भाई न्यूट्रल चार्ज कोई टाइप नहीं है, वैसे ही एक बॉडी है उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है तो हम उसको न्यूट्रल बोल देते हैं। न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल चार्ज, वो चार्ज की कोई टाइप नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का। Q is equal to Ne, charge on any body is equal to integral multiple of charge on electron। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं या इसको एटोमोसिटी ऑफ द चार्ज भी बोलते हैं। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा और याद रखिएगा, इसमें आंसर में प्लस या माइनस भी आ सकता है। अब वो आपको पता है प्लस का साइन उस वक्त आएगा जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी बॉडी, और नेगेटिव का साइन आंसर में उस वक्त आएगा जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो इसलिए प्लस या माइनस का साइन से परेशान नहीं होना। जब बॉडी के ऊपर, जब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करने तो पॉजिटिव आंसर आना है,
इलेक्ट्रॉन गेन करने तो नेगेटिव आंसर आना है। हाँ, अब यहां पर ये जो एन है, ये एन इनको शो करता है, एन शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किसको शो करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ई किसको शो करता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को। किसको शो करता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को। क्यू क्या है? क्यू है चार्ज ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल, ये एन जो है इंटीजर नंबर है, ये एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ये शुरू होती है इस तरह। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे बनाकर लिखूं तो प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e प्लस माइनस 4e प्लस माइनस 5e एंड सो ऑन, ये तो चलता जाएगा। तो लो जी, ये प्लस या माइनस का साइन मैंने आपको बता दिया कब आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखें मैं यहां पर एन की मिनिमम वैल्यू पुट करता हूं तो एन की मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है। इसका मतलब जब मैं एन की मिनिमम वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव माइनस ई आएगा। इस पॉजिटिव माइनस ई को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमम चार्ज ऑन एनी बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम चार्ज ऑन एनी बॉडी। तो याद रखिएगा किसी भी बॉडी के ऊपर जो मिनिमम चार्ज होता है वो बराबर होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि प्लस माइनस ई के बराबर होता है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो मिनिमम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों चार्ज के हवाले से। और ये जो आपको देखें, ये बेसिकली ये जो पूरी आपको ये नजर आ रही है ना, ये तरतीब सी लगी हुई E2 E3 इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि जब किसी भी जगह पर किसी चीज के मल्टीपल्स आना शुरू हो जाए ना बच्चों, तो वहां पे क्वांटाइजेशन का वर्ड आ जाता है। तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते थे F1, ये पढ़ते थे ना, वैसे ही बस आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए। 2F1 3F1 4F1, फिर ओड मल्टीपल्स ऑफ F1 भी पढ़ते थे। ये था क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जहां पर किसी भी फंडामेंटल चीज के प्रोडक्ट आ जाए, जिस तरह अब ई का बार बार प्रोडक्ट आ रहा है, कभी 1e कभी 2e कभी 3e, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। किसकी? चार्ज की, जो चार्ज बार बार आ रहा है, तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अच्छा, अब ये तो बात होगी बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, मगर अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी ये बात खत्म नहीं हुई, इलेक्ट्रिक चार्ज को थोड़ा सा अभी हम और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी लिख लें। कोई पॉइंट हम छोटे छोटे पॉइंट जो है ना इनको याद रखेंगे, फिर इनसे रिलेटेड जब हमने एमसीक्यूज करने हैं हमारे लिए बहुत आसानी होगी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं पुत्र, एमडी कैट में आप ये देखें, मैंने अभी तक आपको जितनी बातें बताई हैं ना, ये सारी आसान बातें हैं। और इन्हीं आसान चीजों से एमसीक्यूज बन के आते हैं। बच्चे कई दफा ना बहुत हाई लेवल के एमसीक्यूज कर लेते हैं और आसान आसान एमसीक्यूज पेपर में करने के काबिल नहीं रहते वो। भाई आप लोगों ने ना किसी भी फजूल चीज के पीछे नहीं दौड़ना। मैं हर साल एमडी कैट के बच्चों को ये नसीहत करता होता हूँ कि कोई भी बच्चा फजूल चीजों की तरफ नहीं दौड़ेगा। कोई ये नहीं सोचेगा यार वो मेरे दोस्त ने फलां बड़े मुश्किल मुश्किल एमसीक्यू कर लिए, मैं तो लुट गया, मैं तो कुछ कर नहीं सकूंगा। ओ भाई, आप लोग अपने आप को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो। ठीक है, जब आप एमसीक्यूज कर रहे हैं और बहुत मुश्किल एमसीक्यू कोई आपके सामने आ गया है, आप उस एमसीक्यू को छोड़ दें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कोई इंजीनियरिंग का पेपर नहीं दे रहे, एमडी कैट का पेपर दे रहे हैं, और एमडी कैट के पेपर में कोई इतनी हाई लेवल की चीजें नहीं आती जितनी हमारी मार्केट में बच्चों को पढ़ा पढ़ा के तो बच्चों का दिमाग खराब किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें इस सेशन में मैंने आपको जो भी चीजें बतानी है वो इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट ही होंगी पेपर के हवाले से। हाँ, जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कोई ओवर लेवल की जाके चीज होगी वो भी मैं आपको पहले बता दूंगा कि भाई ये बहुत कम आएगी। ठीक है, इसका कोई चांस बन सकता है आने का बस। तो लिहाजा आपने इधर उधर की चीजों की तरफ बिल्कुल भी नहीं दौड़ना, काम की बात करनी है। अब ये बचपन में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। जिस तरह अगर मैं कहता हूं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या करेगा? रिपेल करेगा प्रोटॉन को।
इसी तरह इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये तो बचपन की बात है। अच्छा, अगर मैं प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। आर आर से मुराद रिपेल, ए से मुराद अट्रैक्ट। ये तो बचपन की बात है यार, तुम पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, उसके बाद चार्ज की, बच्चों याद रखिएगा मिनिमम जो वैल्यू है वो मैंने आपको बता दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अच्छा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और यार मैक्सिमम हमें नहीं पता, कितनी मर्जी हो सकती है वो, ठीक है। तो एक और बात, अब जब आप बचपन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, आप पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस ई होता है, तो ये बनता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पढ़ा था बचपन में। अच्छा, लो जी, बचपन की बात है ये। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फिर आप लोगों ने प्रोटॉन, प्रोटॉन भी पढ़ा था। प्रोटॉन, या इसको हम एक और भी वर्ड होते हैं, प्रोटॉन या पॉजिटिव बीटा, ठीक है। बीटा पार्टिकल जो है पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, जिसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। अब इनके ऊपर जो चार्ज की अगर बात करें वो पॉजिटिव ई होता है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर बात करें बच्चों किसकी, न्यूट्रॉन की, तो याद रखें न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है जी। चार्ज अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रॉन की, ठीक है, या अगर मैं चार्ज बात करता हूं किसी भी एक्स रे की, गैमा रे की, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, तो याद रखिएगा इनका चार्ज जो होता है ये जीरो होता है। देर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, देर इज नो चार्ज ऑन एक्स रेज, देर इज नो चार्ज ऑन गैमा रेज, देर इज नो चार्ज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह जो जो आती है ना उसमें, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिव 2 टाइम्स चार्ज ऑफ द प्रोटॉन होता है, जिसको हम +2 ई भी बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो +2 ई होता है, ठीक है, जबकि बीटा पार्टिकल का जो चार्ज है वो +ई ही है। तो जब हम इसको मजीद थोड़ा सा ओपन कर देते हैं +2 ई को, तो ये बन जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁻, +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बच्चों अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। अब ये अल्फा पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ये चार्जेस आपको जुबानी अच्छे तरीके से आने चाहिए। फिर इसके बाद थोड़ी सी बात आगे लेकर चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है कूलम, और इसका जो सिंबल है उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज, इस हवाले से अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, नॉट बेस क्वांटिटी। इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। और इसका जो कूलम होता है, ये कूलम किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एम्पियर सेकंड के। किसके बराबर होता है, एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो वही ए टी, मगर एमडी कैट में डायमेंशंस का क्योंकि टॉपिक नहीं है इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। ओके बच्चों, और फिर एक किसी भी न्यूट्रल एटम में देखें, अगर जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रोटॉन से कम है, प्रोटॉन वहां पे ज्यादा, नेगेटिव चार्ज है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। अगर एक बॉडी के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल होती है तो याद रखिएगा किसी भी न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इन एनी न्यूट्रल बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये एक बड़ा छोटा सा पॉइंट था एमसीक्यूज के हवाले से। यहां तक सबको समझ आ गया बच्चों। फिर वो आप लोग बचपन में पढ़ते थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है जी, कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये जस्ट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है, और टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बात याद रखिएगा, चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है सिस्टम में, वो कांस्टेंट रहता है। ये जस्ट ये जस्ट क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर्ड होता है। ये जस्ट ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। अब देखिए अगर एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसका मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, तो वो ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल जो चार्ज है वो जस्ट ट्रांसफर हुआ है, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया आपने, ठीक है, ना आपने उसको क्रिएट किया, जो पहले से था वो जस्ट ट्रांसफर हो गया।
तो टोटल चार्ज क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज होता है, याद रखिएगा वो कंडक्टर की हमेशा आउटर सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ये सारे पॉइंट में जो आपको बोल रहा हूं, ये सारे एमसीक्यूज के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के अंदर देखे गए हैं, डिफरेंट एमसीक्यूज में मैं वैसे ही आपको बताई जा रहा हूँ। चार्ज, अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज दे दें तो याद रखिएगा, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज दे देते हैं तो चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज ऑलवेज रिसाइड्स, रिसाइड्स का मतलब है रहता है ऑन आउटर सरफेस। हुए 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 बच्चों, चार्ज हमेशा किसी भी कंडक्टर की कौन सी सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा, आउटर सरफेस पे। ठीक है। और उसके बाद एक और बड़ी, दो बड़े मशहूर एमसीक्यू, अगर आप किसी बॉडी में, अगर कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो उस बॉडी के मैस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो उस बॉडी के मैस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ये भी बड़े मशहूर एमसीक्यू है। याद रखिएगा, जब हम किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से उसके अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मैस होता है वो कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो यार ये बड़ा कम मैस है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अच्छा, तो अब देखें, जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, बेशक आप इसका मैस बहुत कम है, 0.000 जाके वो कितने जीरो के बाद जाके 91 आता है, बेशक इसका मैस कम है, मगर है तो है ना। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो उसका मैस स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज करता है, तो स्लाइटली डिक्रीज बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, बेशक ऐड किए, थोड़ा बहुत भी ऐड किए इलेक्ट्रॉन्स, तो थोड़ा बहुत भी तो मैस हुआ है ना, तो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है मैस जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। तो जब रिमूव करते हैं तो मैस डिक्रीज करता है, ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से मैस स्लाइटली इंक्रीज करता है। ये बातें याद हो जाएंगी। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टैंड। हरी, अब जल्दी जल्दी जरा मिनट लगाना बच्चों, टाइम नहीं है। बाकी बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने हैं। ठीक है, जो अब आप लाइव क्लास ले रहे हैं, आपका अपना एक लेवल है लाइव क्लास लेने का। जिनको रिकॉर्डेड चाहिए उनको हम रिकॉर्डेड दे देंगे, हमें क्या टेंशन है। यहाँ पे ना पुत्र रेज हैंड की ऑप्शन आती होती है एक, तो अगर कोई भी बात का जब मैं आपसे पूछूं तो मुझे जरा उसके फिर रिप्लाई दे दिया करें। आई ऑप्शन नजर। हाँ, मलिहा पुत्र आप देखें जरा, ऑप्शन नजर आ रही है आपको रेज हैंड की। और ये दूसरी बच्ची कौन है सर। पुत्र, पुत्र उसको उसको वो भी करें ना, रेज हैंड वाला जरा बटन दबा दिया करें साथ, फिर पता चलता रहता है कि आप लोग जिंदा हैं, क्लास में सो तो नहीं गए ना घर में बैठे बैठे लेक्चर लेते। ये 1 JKR भाई, आप पुत्र कौन है, आपको भी कहा था कि आप अपने जरा नाम से आए। अच्छा, लें जी। इसके बाद बच्चों थोड़ी सी बात को हम आगे लेकर चलते हैं। चार्जेस के दरमियान में, जो अब हमें पता है कि चार्जेस जो है Q इज इक्वल टू एन ई, जैसा कि अभी हमने देखा, Q इज इक्वल टू क्या देखा जी, एन ई। ठीक है। अगर मैं यहां से n निकाल लूं तो n किसके बराबर आ जाएगा, Q ओवर E के। अब अगर मैं मिनिमम चार्ज पुट करता हूं, वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, सॉरी, अगर मैं आपको कहता हूं जी किसी भी बॉडी के ऊपर मिनिमम चार्ज अगर 1 कूलम्ब हो, तो बताएं उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो अगर चार्ज 1 कूलम्ब है तो उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसको हम कैसे करेंगे। अगर बॉडी के पास मिनिमम, अगर बॉडी कोई भी बॉडी है उसके पास 1 कूलम्ब चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से उसको डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज 1 कूलम्ब है, तो देखिए, अगर इसका मतलब है अगर चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। कितने आ रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
तो 1 कूलम चार्ज के ऊपर, अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज, इसका मतलब उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 2 कूलम चार्ज होगा तो अब हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 कूलम चार्ज होगा, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वो जितने भी बच्चों कूलम चार्ज है वो आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू इधर पुट करें, उसको फिर 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करें, तो आपके पास ये आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18। तो अब याद रख लें 1 ओवर 1.6 इंटू 10⁻18 जो है इस वैल्यू के बराबर है। तो अब क्यू अगर 2 होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, 3 होगा 3 से मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा ना Q इज इक्वल टू एन ई वाला, इसमें आपने देखा जो एन है ये क्या है, ये एन जो है ना वो एक इंटीजर नंबर है। बच्चों ये एन कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एन है इंटीजर नंबर, ये क्या है, इंटीजर है। तो अब इसमें याद रखिएगा ये फ्रैक्शन में आंसर नहीं होगा। मैं अगर कहूं जी एक बॉडी के ऊपर चार्ज 1.5 ई है, ये बकवास है भाई। 2.5 ई है, ऐसा नहीं हो सकता। 3.5 ई है, ऐसा नहीं। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा आया करेंगे, ऐसा चार्ज कोई भी नहीं आया करेगा। ओके, ले जी, ये बातों के बाद अब थोड़ी सी हम बात को अगर आगे लेकर चले, अभी ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड हमने काफी सारे एमसीक्यूज करने हैं। तो अभी तो जरा अभी हम चार्जेस को ही पढ़ लें, तो फिर कूलम्स लॉ की तरफ तो बाद में जाते हैं। अब देखें, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है चार्जेस के बारे में, बड़ा मशहूर ये एमसीक्यू भी आता है। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि हमारे पास, अगर मैं आपसे ये कहता हूं जी हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज है, ये एक बॉडी है ए, ठीक है। अच्छा, एक ये दूसरी बॉडी है बी। इस वक्त मैं कहता हूं ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। इसके ऊपर मैं कहता हूं लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज। ओके नाइस। जब मैं इस बॉडी को इसके करीब लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, क्या ये बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज वाली जो बॉडी है, ये इस न्यूट्रल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। तो बच्चों जरा मेरी बात को तसल्ली से गौर से सुनना। जब मैं इस पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को इसके करीब लेकर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका पॉजिटिव सारा का सारा इधर इकट्ठा हो जाएगा एक साइड पे, और नेगेटिव बच्चों आ जाएगा एक साइड पे। अब उससे क्या होगा, इनके दरमियान में तो अट्रैक्शन हो जाएगी। होए 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 होए, क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं काम करता, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होता और ये न्यूट्रल होती, चलो करके देख लेते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है ये बॉडी पर, कौन सा चार्ज होता, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरी बॉडी बी है बच्चों, ये न्यूट्रल होती। तो अब देखें, अब इसके नेगेटिव ने क्या काम करना था, इसके अंदर से पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था और नेगेटिव को दूसरी साइड पे भेजना था। ये न्यूट्रल थी हालांकि, मगर अब देखें अभी भी इनके दरमियान में क्या हो गई, ओहो हो, अभी भी इनके दरमियान में अट्रैक्शन हो गई। अच्छा, फिर अगली बात देखें, जरा गौर से सुनिएगा। अगर इसका मतलब है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किन किन के दरमियान में हो सकती है, अभी देखें अगर मैं कहता हूं इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, आपने हंस के बोल देना था सर इसके ऊपर अट्रैक्शन होगी। क्यों, क्यों अट्रैक्शन होगी, सर एक के ऊपर पॉजिटिव है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव है, तो दोनों ऑपोजिटली चार्ज है। और हमारी स्कूल की मिस ने बताया था कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैं कह दूंगा बहुत बढ़िया। लो जी, अभी तक आपने देखा कि अट्रैक्शन दो चार्ज बॉडीज के दरमियान में भी हो सकती है, एक नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के दरमियान में भी हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल बॉडी के दरमियान में भी हो सकती है। यानी अट्रैक्शन की मदद से आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है ये आप बता ही नहीं सकते। अच्छा, अब अगली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ये बहुत सारे बच्चों को नयानों को समझ नहीं आती जल्दी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि रिपल्शन, रिपल्शन ये अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अब इन दोनों के दरमियान में रिपल्शन होगी। क्या रिपल्शन एक चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के दरमियान में कभी हो सकती है, नहीं हो सकती। रिपल्शन हमेशा दो दो सिमिलर चार्ज्ड बॉडीज के दरमियान में होगी। इसका मतलब है कि रिपल्शन की मदद से जहां पे भी रिपल्शन हो रही होगी आप ये जरूर कहेंगे कि दोनों बॉडीज पे चार्ज है। अट्रैक्शन जहां पे हो रही होगी वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज है। इसका मतलब अट्रैक्शन से हमें चार्ज के बारे में कंफर्मेशन नहीं होती। तो शोर टेस्ट, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, ये बड़ा मशहूर है जमाना एमसीक्यू है, जो बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चे रट्टे मारते हैं बस। तो शोर टेस्ट ऑफ चार्ज present on any object under observation, तो short test of charge on a body is repulsion।
रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ओके बच्चों, आगे चलते हैं अब। और ये बातें हो गई हैं जी अभी तक हमारे पास चार्ज की। अब वो आपने ना बचपन में पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ये अब इसको इतनी डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कोई इतना खास नहीं है, मगर फिर भी चलो देख लेते हैं। मेथड्स चार्जिंग के कितने मेथड है, याद रखिएगा बच्चों। हम जो अपनी किताबों में पढ़ते हैं, हमारे पास चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं। हम किसी भी बॉडीज, कोई भी बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन चार्ज कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से हम चार्ज कर सकते हैं, और तीसरा तरीका है बाय कंडक्शन, हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा 10th क्लास की फिजिक्स उठाना, और वहां पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का एक टॉपिक है, उस टॉपिक को वैसे ही रीड आउट कर लेना। उसके अंदर से आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन, इन 3 मेथड्स के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज मालूम कर सकते हैं। अच्छा एक बात आपको पुत्र बता दूं, हमने कोई टेंशन नहीं लेनी, हमने दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 2 महीने हैं, हम सुकून से सिलेबस को पढ़ेंगे। मैं जो जो बातें आपको बताऊंगा उनको आपने अच्छे तरीके से करते जाना है। हम शुरू में अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी बेस बन जाएगी, आपके एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक आपको आती जाएगी, हम खुद ही अपनी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लेंगे। तो आपको जो जो बातें मैं बताता जाऊंगा, इनको आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर रखते जाना, इंशाल्लाह जिंदगी में सुकून ही मिलेगा। अच्छा, अब फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में हम, आपको पता है, दो बॉडीज को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रब करते हैं। जब वो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ रब की जाती हैं, तो बेसिकली क्या होता है, याद रखिएगा, बाय रबिंग द टू बॉडीज टुगेदर, बोथ bodies are equally and oppositely charged due to transfer of the electrons from one body to another body। वही बात है, फ्रिक्शन की वजह से जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, जब आप लोग ग्लास रॉड को रब करते थे सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था और सिल्क के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि सिल्क जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता था। ठीक है, इसी तरह क्लाउड्स जो हैं वो भी चार्ज होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये बातें आपने मैट्रिक में पढ़ी थी। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप लोगों ने क्या पढ़ा था जी, कि जब भी हम किसी भी चार्ज्ड बॉडी की मौजूदगी में, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक ये दूसरी बॉडी है, ये न्यूट्रल है, अभी मैं आपको ऊपर भी बता के आ रहा था। अब न्यूट्रल है तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद है। जब हम इस ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को उसके करीब लेके आएंगे, तो होगा क्या, इस न्यूट्रल बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इसकी तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा उधर चला जाएगा। हम अगर इसको अब ग्राउंड कर दें, तो ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड की वजह से ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये ग्राउंड का कनेक्शन खत्म कर दें तो हमारे पास यही बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमने क्या काम किया, एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी से किसी दूसरी बॉडी में भी चार्ज को पैदा कर दिया। पहले ये न्यूट्रल थी, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो देखिए हमने इसको चार्ज कर लिया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन थी। इसमें देखें विदाउट टचिंग, एक चीज है कि इसमें हम चीजों को टच नहीं, मतलब इसमें बॉडी को टच नहीं किया हमने, ठीक है, वो ये वाली चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ टच नहीं किया। जबकि कंडक्शन में हम क्या काम करते हैं बच्चों, कंडक्शन में हम दोनों बॉडीज को एक दूसरे के साथ टच करते हैं। तो जब टच करते हैं दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ, तो फिर टचिंग के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो बस ये फर्क है इन दोनों में। तो याद रखिएगा, जब दो कंडक्टर जब आपस में टच हो जाए तो उस वक्त जो उनके ऊपर चार्ज आता है, ठीक है, जिस तरह जब कोई अनचार्ज कंडक्टर, अगर हम किसी, ठीक है, एक चार्ज कंडक्टर के साथ अटैच कर दें, तो क्या होगा, सम चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा अनचार्ज कंडक्टर में, और वो चार्ज इक्वल हो जाएगा। लेट्स सपोज ये देखिए, मैं कहता हूं एक बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जब मैंने इसको इसके साथ टच करना है ना, तो टच करने के बाद जब मैं इसको वापस लेके आऊंगा, तो याद रखिएगा दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है बाय कंडक्शन, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो इंडक्शन वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला। तो इसको अगर आपका दिल करेगा आप बुक से उधर से पढ़ लीजिएगा जी। यहां तक सबको समझ आ गया बच्चों? हरी अब जल्दी जल्दी बताओ। मलिहा बीबी समझ आई है आपको? और बोलो पुत्र। लगता है ये सो गई है बच्ची, ले जी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसका नाम है कूलम्स लॉ। जब हमारा एक चैप्टर, जब हमारा ये एक टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, मतलब एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सॉरी, तो फिर उसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाए। अच्छा जी,
कूलम्स लॉ क्या है। आज बच्चों हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी कल इंशाल्लाह फिर हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को, मैंने आपको बताया, अभी हम मेंटेन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपकी भी जरा कोई रूटीन बन जाए। अच्छा जी, इसके बाद है बच्चों हमारे पास कूलम्स लॉ। अब ये कूलम्स लॉ आप बचपन से जो पढ़ते आए हैं, कूलम्स लॉ, ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, ये वो सारी कहानियां आपने पढ़ी थी। याद रखिएगा कूलम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिव नेचर, क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। बच्चों दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर को शो करता है। यानी कि मैं कहता हूं यार, अगर एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके इसी बॉडी से, इसी चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R के ऊपर हम एक दूसरी बॉडी, एक चार्ज Q2 को लाके रख देते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में क्या होगी, या अब देखें, या तो इन दोनों बॉडीज के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स होगी, या बच्चों इन दोनों बॉडीज के दरमियान में कौन सी फोर्स होगी, रिपल्शन की होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब इनके अलावा तो बच्चों इनके दरमियान में कोई फोर्स नहीं हो सकती, या तीसरी है ये कि फोर्स होगी नहीं, तो वो तो नहीं होगी, तो वो तो किसी खाते में नहीं आएगी। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और ये जो फोर्स होती है, ये जो फोर्स होती है दो चार्जेस के दरमियान में, याद रखिएगा बच्चों, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस के, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। ठीक है। तो अब देखें, जब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास एक फार्मूला बनता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये वो फार्मूला है कूलम्स लॉ का जो आप बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आए हैं। तो कूलम्स लॉ बेसिकली हमें दो चार्जेस के दरमियान में कितनी फोर्स की क्वांटिटी है, अब Q1 Q2 का साइज जितना बड़ा होगा ये फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, और उसके बाद ये देखें, ये डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा फोर्स का असर उतना कम होता जाएगा। तो बेसिकली फोर्स की क्वांटिटी को ही हम डील कर रहे हैं कि कब फोर्स ने कम, कब फोर्स ने ज्यादा होना है। तो बच्चों दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स की इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाला लॉ जो है, इसको क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिमिटेशन है इसकी, लिमिटेशंस इसकी बच्चों दो हैं जो कि आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस उनके साइज से बहुत बड़ा हो तो वो पॉइंट चार्ज बन जाते हैं। और दूसरा ये कि ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। ठीक है जी, क्योंकि मूविंग चार्जेस के मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाती है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस को ही डिस्कस करते हैं। तो ये दो बच्चों इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। ये दो इसकी क्या है, लिमिटेशंस है। अब ये जो लिमिटेशंस इसकी आ गई है कूलम्स लॉ की, ठीक है, इसको भी अब हम देख लेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस एज वेल एज स्टेशनरी चार्जेस, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है। अच्छा, अब कूलम्स लॉ में ये जो फोर्स है, अभी ये देखें, मैं ये के को भी डिस्कस नहीं करने जा रहा। ये जो के है ना, ये एक बहुत बड़ी मनहूस चीज है भाई, मतलब अभी इसको बड़े डिटेल में हमने डिस्कस करना है। तो अभी कूलम्स लॉ में ये जो फोर्स है, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि यार ये प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। ये मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी। अच्छा, अब यहां से एक एमसीक्यू बनता होता है। लेट्स सपोज यार मेरे पास एक चार्ज है Q1 छोटा और एक चार्ज है Q2 बड़ा। अच्छा, अब इनके दरमियान में डिस्टेंस है R। अब बताएं, ये Q1 सपोज करें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, अब हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताएं कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, Q1 Q2। ठीक है, अब यहां तक बताएं जी, Q1 अट्रैक्ट करेगा या Q2 ज्यादा फोर्स से। फिर दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट दोनों करेंगे। सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम कूलम्स लॉ में एक चार्ज को डिस्कस नहीं कर रहे, हम दोनों के प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ये 2 कूलम का है, ये 5 कूलम का है, तो दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, तो 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, बात तो एक ही है।
तो याद रखिएगा बच्चों, कूलम्स फोर्स में इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, किसी एक चार्ज के लिए नहीं। तो लिहाजा फोर्स जो होगी Q1 Q2 के ऊपर इक्वल फोर्स एग्जर्ट करेगा। बोथ विल एग्जर्ट इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स की थी अपने लास्ट लेक्चर में कि दोनों फोर्स जो चार्जेस के दरमियान की जो कूलम फोर्स होती है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, एक सिंगल चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू मैंने यहां पर रखा हुआ है। कहता है टू चार्जेस है, एक 20 मिली कूलम का है, एक 100 मिली कूलम का है, इनके दरमियान में डिस्टेंस है r। Q1 जो है वो फोर्स एग्जर्ट करता है F1, जबकि Q2 एग्जर्ट करता है फोर्स F2। तो बताएं ये दोनों फोर्सेस में क्या फर्क होगा? भाई मैंने अभी बताया कि बेसिकली जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो अब जब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस के, तो इसका मतलब चार्जेस का प्रोडक्ट लेंगे तो वो तो आंसर 2000 मिली इंटू मिली का स्केयर, वो मिली मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻³ कूलम स्केयर बन जाना है। तो वो तो उसमें तो एक चार्ज की वैल्यू की कोई औकात ही नहीं रही। इसका मतलब है दोनों इस सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे, तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर हुआ F1 इज इक्वल टू F2। अच्छा, अब कूलम्स लॉ की ये तो होगी बच्चों बहुत ही बेसिक सी चीज। अब यहां पे कूलम्स लॉ के और एमसीक्यूज किस टाइप के बन सकते हैं? अभी ये जो कूलम कांस्टेंट है ना कि इसको हमने काफी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कूलम्स लॉ के हम जरा एमसीक्यूज की नौयत देख लेते हैं। देखें, अभी हमने कूलम्स लॉ का एक फार्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, अच्छा यार अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप इस फार्मूले में अगर मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे अब डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं। अगर मैं इस फार्मूले में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को डबल कर देता हूं, क्या कर देता हूं? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस को डबल कर देता हूं। अगर मैं चार्जेस के दरमियान में बच्चों डिस्टेंस को डबल करूं, तो अब हमें पता है कि अगर हम डिस्टेंस को r को डबल कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूं कि मैं डिस्टेंस को यानी r को हाफ कर दूं तो कूलम फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मगर अभी ये मैं कंडीशन ये दे रहा हूं कि ये Q1 और Q2 सेम है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं r को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूं या क्वाड्रपल कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो अब देखें, पहली बात तो ये अगर मैं r को डबल करता हूं तो एक बात देखें कि फोर्स का r स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर मैं r को डबल करता हूं तो r को डबल करने से मुराद बेसिकली ये होता है, इसका मैं तरीका एक दफा बता रहा हूं, उसके बाद दोबारा कभी नहीं बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। न्यू फोर्स आएगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r को डबल किया 2r का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका जब हम करेंगे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये बन गया 4r स्क्वायर। अब ये जो के Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर है, इसकी जगह पर तो मैं पुरानी वाली फोर्स लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 4। तो जो न्यू फोर्स आई है वो पहले से 4 गुना कम आ गई है। तो बस सिंपली हम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब है ये फोर्स पहले से 4 गुना कम हो जाएगी। अच्छा, अगर अब मैं डिस्टेंस को हाफ कर देता हूँ, देखिए अब एफ प्राइम बराबर आएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय अब r बाय 2 का होल स्क्वायर। अब हम हाफ जो कर रहे हैं ये बनेगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ओवर 4, ये 4 ऊपर आ जाएगा। अब आपका आंसर आएगा पहले से 4 गुना फोर्स ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 टाइम्स। अगर मैं डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दूं तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4r का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। अब जो न्यू फोर्स आएगी, ये जो न्यू फोर्स आएगी, ये न्यू फोर्स बच्चों पहले से 16 गुना कम आएगी। कितने गुना कम आएगी? 16 गुना कम आएगी। तो इस तरीके से रिलेटेड बच्चों ये आपको एमसीक्यूज यहां से पूछ सकता है, अगर तो बहुत आसान लेवल का आपको दे। अच्छा, अगर वो आपसे ये पूछता है, फिर अभी ये तीनों केस वो थे जिसमें हमने चार्जेस को नहीं छेड़ा था। अच्छा, अगर मैं अब आपको क्वेश्चन ये देता हूं कि भाई हमने क्या काम किया, हमने ये काम किया है कि हमने आर को डबल कर दिया, ठीक है जी, एंड प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 और Q2 इसको भी डबल कर दिया। अच्छा, अब देखें मैंने प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस को डबल बोला है, तो ऐसे केस में अब आप इस एमसीक्यू को कैसे सोल्व
अगर तो ऐसा कोई केस है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस को डबल कर दिए तो मैं लिखूंगा न्यू फोर्स इज इक्वल टू के, इन दोनों को डबल कर दिए यानी Q1 Q2 दोनों को इकट्ठा डबल किया, ये याद रखें, और 2R का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 शुरू में आ गया, K इधर Q1 Q2 अपनी जगह पे, और ये बन गया 4R स्क्वायर। अब ये 2 इस 4 से कटेगा तो आपका आंसर आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, फोर्स पहले से, अब ये चीज़ की जगह पे F आ जाएगा, तो फोर्स जो है वो पहले से कितनी हो गई है, हाफ हो गई। ये फोर्स पहले से क्या हो गई, हाफ हो गई। लें जी, यहाँ पे हमने इस तरीके से कर दिया। फिर एक एमसीक्यू इस टाइप का भी बच्चों यहाँ से आ सकता है, हम जो जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहता हूँ जी आर को कांस्टेंट रखें एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज को डबल किया। अब देखें मैंने डिस्टेंस को नहीं छेड़ा, अब हर चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल किया, इसका मतलब है एफ प्राइम बराबर आएगा के मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज डबल कर दी गई, यानी कि 2Q1 2Q2 डिस्टेंस को नहीं छेड़ा, वो आर स्क्वायर वैसे ही रहा, तो 2 इंटू 2 मिलकर 4 हो जाएगा। तो आपका जो नया आंसर आएगा वो फोर्स जो है पहले से कितने गुना आ जाएगी, 4 गुना आ जाएगी। तो लो जी बच्चों, इस तरीके के एमसीक्यूज आपसे इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, इस फार्मूले से रिलेटेड। अच्छा, फिर इसी फार्मूले से रिलेटेड नेक्स्ट किस टाइप का एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, देखें। अगर मैं आपको नेक्स्ट इसी से एक सवाल और पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं यार अगर हमारे पास कुछ माहौल यूं बने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास माहौल यूं बनता है कि यार अपना Q1 जो है वो 1 कूलम है, ठीक है जी, Q2 कितना है, वो भी 1 कूलम है, और चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो कहता है बताओ फोर्स कितनी आएगी। अब मुझे बताओ, कितना आसान सवाल आपसे पूछ लिया, ये तो फोर्स की वैल्यू पूछ ली, ओहो PhD लेवल का सवाल। F इज इक्वल टू के की जगह पर 9 ज़रब 10 की पावर 9, Q1 भी 1 Q2 भी 1 और डिस्टेंस भी 1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन। इतना आसान सवाल बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब वो आप लोगों को कई दफ़ा ऐसा होगा, कई दफ़ा ऐसा होता है आपको क्वेश्चन में वो दे देता है कि भाई इस तरह से बताओ कि दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में जो कूलम फोर्स है वो 10 न्यूटन है, ठीक है, और जो चार्जेस हैं दोनों की, दोनों चार्जेस जो हैं उनकी जो वैल्यू है लेट्स सपोज वो 10 कूलम है, और जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो फिर पूछा क्या है, सॉरी, आप लोगों को उसने ये बोलना है सवाल में कि डिस्टेंस दो चार्जेस के दरमियान में 10 मीटर का डिस्टेंस है और फोर्स भी कितने न्यूटन की है, 10 न्यूटन की फोर्स, 10 मीटर का डिस्टेंस है, 10 न्यूटन की फोर्स है। बताएं Q1 और Q2 ये दोनों सेम है और ये हम इसको ए की क्यू कह देते हैं, वो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, यानी कूलम फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले F इज इक्वल टू के, F इज इक्वल टू के, Q1 और Q2 की जगह पर Q आ गया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो ये बन गया के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां से हमने Q स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर आएगा F R स्क्वायर ओवर कूलम कांस्टेंट। तो यहां से बच्चों जब हमने क्या निकालना है, जब यहां से हमने Q निकालना है तो Q बराबर आ जाएगा, R बाहर रहेगा अंडर रूट में, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पर ना, तो F ओवर K अंडर रूट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोबारा सुने, चार्जेस क्योंकि सेम है तो वो Q स्क्वायर बन गया, तो F R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और K उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू, ये हमारे पास अब एक फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करके बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करें, डिस्टेंस की वैल्यू 10, फोर्स भी 10, के की जगह पे 9 ज़रब 10 की पावर 9, तो अब आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा काम था आपको ये मेथड बता देना, और आपको पेपर में ऐसी कैलकुलेशन वाला सवाल आएगा इसकी कैलकुलेशन आसान होगी, मुश्किल कैलकुलेशनों वाला सवाल आपको नहीं आने वाला। अच्छा, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, ये कूलम्स लॉ में जिस तरह ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, कूलम्स लॉ में ना एक, बल्कि वो आगे जाके तुम्हें बताऊंगा, अभी तुम वरना घूम जाओगे। अब ये वाला एमसीक्यू देखें, अब कूलम्स लॉ का ये वाला जो एमसीक्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कहता है कूलम फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर। अब देखें डाटा बेसिकली हमारे पास ये बन गया कि डिस्टेंस हमको दे, अब पेपर में पहले आपने बकायदा वहां पे बैठ के हेडिंग बनानी है, डिस्टेंस 1.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1.6 इंटू 10⁻² मीटर। और भाई पेपर में बैठ के इतना टाइम नहीं होगा। अच्छा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है
तो भाई चार्ज तो इनका सेम ही होता है, चार्ज की मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो क्यू तो बेसिकली वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी होगा। अच्छा, हमको निकालनी क्या है, कहता कूलम फोर्स निकालनी है, तो F इज इक्वल टू 9 ज़रब 10⁻9। अच्छा, उसके बाद Q1 कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का आना है स्केयर 1.6 इंटू 10⁻⁻2, और स्केयर को मैं ऐसे खोल के लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻2। अब देखें क्या होगा, ये 1.6 से गया, 1.6 से गया, माइनस ये ऊपर बन जाएगा, ये -19 कितना हो गया 38, -38 बन गई पावर। अच्छा, नीचे बनेगी -4, ये -4 जब ऊपर जाएगा तो -38 प्लस 4 कितना हो जाएगा। अब देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, -38 प्लस 4 -34, -34, यानी कि हमारे पास ये आंसर बचा है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻34। अब 9 में से जब 34 निकालते हैं तो 9 इंटू 10⁻⁻25, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो आपके इस MCQ का आंसर बन गया 9 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन। तो बच्चों ये इस तरह से आप लोगों के पास आ गई ये बात भी। अच्छा, अब इसी के बाद बच्चों एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज कूलम्स लॉ में, ये अब MCQ भी इस टाइप का हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और बड़ी ही बम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही कमाल की चीज। कूलम्स लॉ के फार्मूले में ये जो के आपने पढ़ा है ना भाई, ये के जो पढ़ा है ये कोई आम चीज नहीं है, इस के से रिलेटेड बड़े बम सवाल बनते होते हैं। अच्छा, थोड़ी सी जगह बना लेना ताकि जरा अच्छे तरीके। अच्छा जी, कूलम्स फोर्स में इस के की क्या औकात है। सारा पुत्र आप ना स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख रही हैं, वो जरा चेक करें। अच्छा, गौर से सुनिएगा जी। F इज इक्वल टू बचपन की बात के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के MCQs कैसे बनते हैं कूलम लॉ में। बच्चों हमने सुकून से पढ़ना है, हमको दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। हम बेशक दिन में आधा घंटा भी पढ़े, घंटा भी पढ़े, भाई हमारे पास टाइम काफी है। आपके पेपर से पहले इंशाल्लाह आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आपको फिजिक्स के पोर्शन में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी पेपर में। अच्छा, ये जो के है, इस के को हम कूलम्स कांस्टेंट भी क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये इसके डिफरेंट ये नाम है इसके जो मार्केट में चलते हैं कूलम कांस्टेंट के। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे कहता हूं यार, इस कूलम कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे, क्या होंगे, इस कूलम कांस्टेंट के यूनिट बता दो। तो अब इस कूलम कांस्टेंट के यूनिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सबसे पहले इसके यूनिट्स निकालते हैं। अच्छा, अब इसके यूनिट्स निकालने, हमने SI यूनिट निकालने, कौन से यूनिट निकालने, SI यूनिट निकाल। अब SI यूनिट निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखें हम के का फार्मूला बना लेते हैं, वो बन जाएगा F R स्केयर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, वो स्केयर की वजह से स्केयर, नीचे चार्जेस दो हैं तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्केयर डिवाइडेड बाय कूलम स्केयर। इसी को अगर हम ओपन कर दें तो न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर स्केयर सेकंड, ये मीटर स्केयर है, और कूलम जो होता है ये बेस यूनिट नहीं होता, तो कूलम जो होता है एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है, तो एम्पेयर स्केयर सेकंड स्केयर बन जाएगा। सी की जगह पे AS आता होता है यूनिट्स को सोल्व करते वक्त। अब ये सेकंड का स्केयर ऊपर जाएगा, इसकी पावर -2 और -2 मिलकर एस की पावर -4, तो किलोग्राम मीटर क्यूब, मीटर स्केयर और मीटर मिलकर मीटर क्यूब, एस की पावर -4 ए की पावर -2, तो डेट इज द SI बेस यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। तो ये SI बेस यूनिट आ गया बच्चों किसका, कूलम्स कांस्टेंट का। बाकी इसकी डायमेंशंस है मगर उसकी हमें भी जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों इस कूलम्स कांस्टेंट की आती है डिपेंडेंस, कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। सर याद रखिएगा कूलम्स कांस्टेंट जो है ये कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। कूलम कांस्टेंट डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच, जिस यूनिट में हम फोर्स को, क्यू को और ये आर को मैयर कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच F Q एंड R आर मैयर्ड। और दूसरा एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अलावा बच्चों दूसरी बात यहां पर क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस के ऊपर भी ये
डिपेंड करता है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर कैसे करता है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ी आएगा। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो के की हम वैल्यू पढ़ते हैं, के का जो फार्मूला है, अब ये दोनों बातों को, अब आपको इस दोनों बातों का मतलब आपको भी समझ आएगा जब मैं आपको इसका फार्मूला बताऊंगा। तो कूलम्स कांस्टेंट का जो फार्मूला है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है जी, वैल्यू वाला फार्मूला इसका, ठीक है, वो फार्मूला इसका बनता है जी, के इज इक्वल टू, इसका प्रूफ हमारी किताबों में नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई और 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 9 ज़रब 10⁻9 और यूनिट जो आता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर आता है। अच्छा, अब ये जो फार्मूला आया है हमारे पास के का, याद रखिएगा ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले में ये जो एप्सिलॉन नोड होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री, क्या नाम है इसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻12 और इसके जो यूनिट होते हैं वो कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, के उल्ट होते हैं क्योंकि के और एप्सिलॉन नोड का उल्ट चक्कर है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये परमिटिविटी क्या होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने की परमिशन देता है, ये परमिटिविटी लफ्ज परमिशन से निकला है। अगर फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने की परमिशन मिलती है, वो इसकी परमिटिविटी कहलाती है। और याद रखें बच्चों, हम इस वक्त ये जो फार्मूला पढ़ रहे हैं ये हमने पढ़ा है ओनली फॉर एयर या वैक्यूम। तो के का ये जो फार्मूला आप पढ़ते हैं इसके साथ हम एयर लगाते होते हैं, के एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, अगर अब एयर के अलावा या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हो, अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम हो, अब देखिए दो फार्मूला इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ। एयर के लिए इसका फार्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको सोल्व करके 9 ज़रब 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर आया। मगर जब एयर के अलावा किसी और मीडियम की बात करें तो बच्चों इसका फार्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आ जाती है। ये एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। एयर के लिहाज से किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी, एयर के अलावा कोई मीडियम है उसकी परमिटिविटी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अभी इसकी आगे भी बातें आएंगी। तो इसको ओवरऑल जब कैलकुलेट करते हैं 9 ज़रब 10⁻9 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। अब ये फार्मूलाज बन गए हैं के। तो ये जो कूलम्स कांस्टेंट है एयर की मौजूदगी में, इसका फार्मूला ये हम हमेशा किताबों में ये पढ़ते हैं। और एयर के अलावा कोई और मीडियम आ जाए तो साथ में फिर इसका फार्मूला ये हो जाए, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो एक बड़ी काम की बात, अब यहां पे आप देखें, अगर मैं इनके सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर दूं, देखें न्यूटन की जगह पे मैं डायन कर दूं, मीटर की जगह सेंटीमीटर, कूलम माइक्रो कूलम में करूं, तो ये वाली वैल्यू जो है ये नहीं देगी, क्योंकि यूनिट्स की कन्वर्जन के दौरान ये साथ वाली वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के चेंज करने से के चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब देखें नेचर ऑफ द मीडियम, अब देखें मैंने मीडियम की नेचर को क्या करूंगा, अब यहाँ पे बुक में एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल आप लोग देख लीजिएगा, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स की एप्सिलॉन आर की वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। अब वो मटेरियल जिस भी मटेरियल को आपने चार्जेस के दरमियान में ला के रखा है मीडियम को, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इधर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास के चेंज होके आ जाएगा। इसका मतलब मीडियम के चेंज होने से भी के चेंज हो जाता है। अच्छा जी, ये तो बातें हो गई बड़ी प्यारी सी। अगर मैं इसी के लिहाज से, इन्हीं दो चीज़ों के लिहाज से फिर कूलम फोर्स की बात करूं तो एयर की मौजूदगी में इसका फार्मूला होगा जस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर मीडियम की मौजूदगी में बात करें, एयर के अलावा कोई और मीडियम हो डाइलेक्ट्रिक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूलाज हमारे पास बन गए। अगर मैं इन दोनों फार्मूलाज को डिवाइड कर दूं तो याद रखिएगा एफ एयर को जब मैं डिवाइड करता हूं एफ मीडियम से, तो रेशो को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर बचेगा एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर होता है, इस एप्सिलॉन आर को बच्चों हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, याद रखिएगा, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके पढ़ेंगे। फॉर मेटल्स रिलेटिव
परमिटिविटी या एप्सिलॉन आर जो होता है ये इनफाइनाइट होता है। उसके बाद याद रखिएगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के केस में, ठीक है, अगर मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो, तो अगर एयर या वैक्यूम है तो हम कहते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू तकरीबन 1 है। वैसे तो एयर के लिए 1.0006 होती है, ठीक है, और वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, मगर दोनों तकरीबन हम 1, और एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। याद रखिएगा इट कैन नॉट बी लेस देन 1, ये कभी भी बच्चों 1 से छोटा नहीं आएगा। दूसरी बात, ये दो सेम चीज़ों की रेशो है, इट हैज़ नो यूनिट्स, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, ठीक है, और इट इज़ अ प्योर नंबर, ये एक प्योर नंबर आया करेगा, ये क्या आया करेगा, एक प्योर नंबर की फॉर्म में आया करेगा। तो ये एप्सिलॉन आर की बच्चों बातें हो गई हम लोगों ने। और यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है कि जब भी कोई मीडियम ला के रखते हैं, ठीक है, तो मीडियम वाली फोर्स कम आएगी या ज़्यादा आएगी। देखें एयर वाली फोर्स को जब मीडियम की फोर्स से डिवाइड करवाया तो एप्सिलॉन आर आया। यहाँ से अगर मैं एक रिजल्ट निकालना चाहूँ तो वो रिजल्ट ज़रा गौर से सुनिएगा बच्चों, वो रिजल्ट ये निकलेगा कि एफ एयर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स एफ मीडियम। इसका मतलब है कि एफ एयर वाली जो फोर्स होगी वो हमेशा एफ मीडियम से क्या आया करेगी, ज़्यादा आया करेगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स ज़्यादा आया करेगी। तो इसका मतलब है कि जब हम मीडियम ला के रखते हैं चार्जेस के दरमियान में तो कूलम फोर्स डिक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, अगर मैं कहता हूँ दो चार्जेस हैं उनके दरमियान में जब एयर थी तो एयर की मौजूदगी में फोर्स थी 20 न्यूटन, हमने एक ऐसा मीडियम ला के रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक है 5, तो बताएं अब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों ये अक्सर औकात पेपर में सवाल देखा गया, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू, अब एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो भाई अब एफ एयर कितना है, वो है 20 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब देखें जो 4 न्यूटन फोर्स आई है, ये 4 न्यूटन 20 न्यूटन से क्या है, बहुत कम है। तो याद रखिएगा मीडियम की जो फोर्स होती है वो हमेशा एयर के मुकाबले में कम होती है, तो इसीलिए बोलते हैं जब भी चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम ला के रखते हैं तो बच्चों जो फोर्स है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक से फोर्स डिक्रीज कर जाती है। ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कूलम फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिक्रीजेज। ले जी ये तो हो गई बहुत आसान सी बातें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और इस फार्मूले से रिलेटेड कोई सवाल अगर आपको पेपर में आएगा तो वो ऐसा आ जाएगा। अच्छा मगर सर अभी मामलात जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। अच्छा ये जो आप लोगों ने कूलम कांस्टेंट के बाद ये जो परमिटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ी है ना, कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा इसका एक और यूनिट भी बनता है, इट इज आल्सो इक्वल टू फैरेड पर मीटर। ये फैरेड पर मीटर कैसे होती है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, कैपेसिटर में जाके मैं बताऊंगा अभी, मगर अभी इसको आप वक्ती तौर पे याद रख लें कन्वर्जन के लिए आ सके, इसको हम फैरेड पर मीटर भी बोलते हैं। अच्छा जी सर बातें आने वाली हैं बड़ी कमाल की। तो पहले ये दो एमसीक्यूज हैं, ये लगते हैं हाथी देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर आके लिखता हूँ। कहता है द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी आपने पढ़ा है बेसिकली ये एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम की रेशो है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं इसका कोई यूनिट नहीं होता। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपको मैंने बताया कि ये कहता है ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी, देखिए ना ये नेगेटिव हो सकती है, ना ये जीरो हो सकती है, ना ये जीरो से छोटी, हमेशा 0 1 से बड़ी ही होगी, एप्सिलॉन आर 1 के इक्वल या 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 5 ऑप्शन 5 वाला आंसर है। अच्छा सर जी कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड बड़ी कमाल की बात, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा ये कूलम्स लॉ जो है ना इसी के ऊपर हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी आप देखिएगा ये चैप्टर जो है ना चैप्टर नंबर 12 और 13 इसके ऊपर हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसकी वजह ये यार ये इतना ज़्यादा एमसीक्यूज़ का बंडल है, आपकी सोच भी नहीं है इतने ज़्यादा इसके अंदर से एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो लिहाजा हमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दिन में एक टॉपिक भी करेंगे ना तो हमारे लिए बहुत है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बेफिक्र होकर जिस तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ आपने चीज़ें तैयार करते जाना है, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बम्ब हो जाएगी, ठीक है। अच्छा वेक्टर फॉर्म, हम ये कहते हैं कि बच्चों अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1 एक दूसरा चार्ज है Q के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, लेट वी से द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस इज r। अच्छा अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो ये भी चार्ज पॉजिटिव हो, अब हमें पता है कि ये Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो मैं इसको बोल दूंगा F21। F21 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द Q2 ड्यू टू Q1। इसी तरह बच्चों Q2 भी तो Q1 के ऊपर फोर्स लगाता है, तो बोलते हैं F12 फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बाय Q2, ठीक हो गया। ये दोनों रिपल्शन की फोर्स है ना, पॉजिटिव, दोनों की नेचर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। अच्छा
अब जो यूनिट वेक्टर होते हैं आपको पता है इसका जो यूनिट वेक्टर होगा जाहिर बात है वो इसी की डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में होगा r12। अच्छा, अब हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये क्या है डिस्टेंस है इनके दरमियान, इन चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान से। तो बच्चों अब हमें पता है कि कूलम्स फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, तो पहली तो बात यहां से ये होगी कि म्यूचुअल फोर्स वो होती है, ठीक है, म्यूचुअल फोर्स से मुराद है कि जितनी फोर्स F21 है उतनी ही फोर्स F12 है। हाँ, इक्वल तो ये है मगर इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। Two forces are equal in magnitude but opposite in direction, that is why we write negative sign। बट म्यूचुअल फोर्स में जब हम इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो याद रखिएगा F21 की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F12 की मैग्नीट्यूड, फिर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। तो अगर मैं यहाँ पे दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस की रेशो पूछूं तो F21 की रेशो पूछ लूँ मैग्नीट्यूड की या F12 की मैग्नीट्यूड की रेशो पूछ लूँ, दोनों का आंसर 1:1 होगा क्योंकि कूलम्स फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। तो जितनी फोर्स ये लग रही है उतनी फोर्स ये लग रही है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा, ये अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें अब कूलम्स फार्मूले को, तो बच्चों कूलम फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। याद रखिएगा जब इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो अगर यहाँ पे फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे, तो यही फार्मूला बन जाता होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और साथ में जो यूनिट वेक्टर है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और साथ में जो यूनिट वेक्टर है जब इसको ओपन करते हैं तो ये वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड बनता है। तो ये फार्मूला आपका बन गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब R वेक्टर। तो अब ये याद रखिएगा जब फार्मूले में R क्यूब है ऊपर, यहाँ पे जब R क्यूब है इधर नीचे, तो बच्चों यहाँ पे R वेक्टर है। और ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला जो फार्मूला है इसमें आप देखें कि जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो R स्क्वायर, जब यहाँ पे वेक्टर है तो नीचे R क्यूब है। बस ये धोखा नहीं खाना, ये धोखा नहीं खाना। ओके, ये कूलम्स फोर्स में। तो बच्चों देखें F12 फिर किसके बराबर होगा, अगर मैं F12 की बात करूं तो वो बराबर होगा कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा R12। सिमिलरली F21 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या होगा R21। तो जिस तरह ये फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट है, इनके यूनिट वेक्टर भी याद रखिएगा एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट हो गया। तो लें जी, ये तो बातें होगी कूलम्स फोर्स की वेक्टर फॉर्म की, ये तो हमने जनरल बातें कर ली हैं। सर जी अब आते हैं कूलम्स लॉ के ब्यूटीफुल एमसीक्यूज की तरफ। अब बहुत कमाल किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, जरा साथ साथ सुनते जाइए। अब ये वाला जो एमसीक्यू आपको एक दे दिया गया, कहता है 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं A B C D, ऐसे इन पॉइंट्स पर रख दिए गए हैं A B C, इसको D का नाम दिया हुआ है। कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी लीस्ट बिटवीन द चार्जेस, किन चार्जेस के दरमियान में ये फोर्स कम से कम होगी। बच्चों अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाइएगा। फोर्स जो होती है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस के, ठीक है। अब हम दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे ना उसने डिस्टेंसेस कुछ मेंशन नहीं किए, सवाल थोड़ा सा ना एक जगह पे आया हुआ था, बस देख लें। फोर्स डिस्टेंस सपोज करें सबके सेम है, हालांकि आपको ये देखने में नजर नहीं आएगा ये और ये डिफरेंट है, मगर लेट वी से क्योंकि उसने डिस्टेंसेस के साथ डील नहीं किया, इसको वैल्यूज नहीं दी हमें डिस्टेंस की, तो हम जस्ट फिर चार्जेस के लिए आसे ही देखते होते हैं। अब देखें अगर मैं ऑप्शन देखूं ए एंड बी, ए और बी, ए 2 कूलम है, बी 4, तो 4 इंटू 2 कितना होता है 4 इंटू 2। अच्छा, ये अल्फा ऑप्शन के लिए आ गया 4 इंटू 2। अच्छा, बीटा ऑप्शन में ए एंड डी है, ए ये है, डी है, 2 इंटू 4, इसमें भी यही आ रहा है 2 इंटू 4। अच्छा जी, फिर सी ऑप्शन में देखें बी एंड डी, बी में 4 कूलम है, डी में भी 4 कूलम है, 4 इंटू 4। अच्छा, फिर सी और डी ऑप्शन में देखें ए एंड सी, ए में 2 है और सी में भी 2 है, 2 इंटू 2। तो अब देखें इसका आंसर 4 आएगा, इसका 16 आएगा, इसका 8 आएगा, उसका भी 8 आएगा। सबसे कम प्रोडक्ट किस में आ रहा है, ए एंड सी में। सो आपका एमसीक्यू का आंसर बन गया ए एंड सी। ओके, सिंपल सा एमसीक्यू। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों
एक बड़ी काम की बात आपको बताता हूं, याद रखिएगा कूलम फोर्स के साथ जब भी कूलम फोर्स के साथ आंसर इसका पॉजिटिव में आए या आंसर इसका नेगेटिव में आए, कूलम फोर्स का आंसर जब नेगेटिव में आता है और जब पॉजिटिव में आता है तो हम इससे क्या मुराद लेते हैं। जब भी कूलम फोर्स का आंसर पॉजिटिव आएगा इट मींस दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। इसका मतलब दोनों चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसका मतलब दोनों चार्जेस की जो नेचर है वो सेम है। और जब भी नेगेटिव का साइन आता है तो याद रखिएगा उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू मैं आपको और बताता हूं। पेपर में एक मरतबा मैंने एमसीक्यू एक जगह पे देखा, उसने लिखा हुआ था इफ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस इज ग्रेटर देन जीरो, तो बताएं चार्जेस के दरमियान में फोर्स की नेचर क्या होगी। अब देखें, अब बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ भाई चार्जेस का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, इसका मतलब है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होती है, इट मींस फोर्स भी पॉजिटिव होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इनके दरमियान में इसका मतलब है कि अगर चार्जेस का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा होगा और वो पॉजिटिव तो जीरो से बड़ी वाली वैल्यूज पॉजिटिव में होती हैं तो चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। तो इसी तरह फिर एक और एमसीक्यू बन जाता है यहाँ से, इसको हम खुद बना लेते हैं कि अगर Q1 Q2 लेस देन जीरो होगा इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में होगा, तो हमारी जो फोर्स है वो नेगेटिव होगी। और नेगेटिव फोर्स जो होती है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो ये याद रखिएगा अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हम एक जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं हम इस एमसीक्यू की तरफ। क्या कमाल किस्म का एमसीक्यू आपसे पूछा गया है, कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, ठीक है, अच्छा वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे हुए 1 मीटर की दूरी पर हैं तो उस वक्त उनके दरमियान में फोर्स है 5 न्यूटन। ओके, अब हमने क्या काम किया, अगर हर चार्ज को 0.25 मीटर मूव करवा दिया एक दूसरे की तरफ, यानी इसको भी 0.25 मीटर इसको भी 0.25, दोनों को 0.25 मीटर मूव करवाया तो बेसिकली 0.25 ये मिलकर बन जाता है 0.5, यानी कि डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर से अब कितना रह गया 0.5 मीटर रह गया। तो बेसिकली डिस्टेंस पहले से हाफ हो गया। तो अब देखें कितनी टेक्निकल सी चीज़ है, तो डिस्टेंस जब हाफ हो जाएगा, अभी मैं आपको ऊपर बता के आया था कि डिस्टेंस जब हाफ हो जाता है तो फोर्स पहले से 4 गुना बढ़ जाती है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया हुआ पूरा। तो देखें अब तो पहले वाली फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, तो 5 का कितना आ गया भाई 20 न्यूटन। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर कितना हो गया 20 न्यूटन। टेक्निक के साथ एमसीक्यूज को लगाने की कोशिश करें, वहां पे बैठ के गिवन डाटा सोल्यूशन फिर फार्मूला वो हेडिंगें बनाने की जरूरत नहीं है तुमको। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है ये वाला, कहता है अ स्फीयर ऑफ चार्ज पॉजिटिव क्यू इज फिक्स्ड इन पोजीशन। एक स्फीयर है उसका चार्ज पॉजिटिव क्यू है फिक्स्ड इन पोजीशन, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज पॉजिटिव क्यू इज प्लेस्ड नियर द लार्जर स्फीयर। चलें, हमने क्या काम किया, एक छोटा सा स्फीयर जिसका चार्ज है पॉजिटिव क्यू उसको इसके करीब ला के ले आए, इसके करीब ले आए एंड रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, और उसके बाद इसको करीब ला के ना ऐसे छोड़ दिया। कहता है बताएं स्मॉलर सफियर क्या करेगा, जारी बात है स्मॉलर सफियर मूव करना शुरू कर देगा फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से अवे। कहता है बताएं इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ा होगा। तो सर जी एक बात याद रखिएगा गौर से, देखिए जब ये उससे दूर जाएगा तो जारी बात है रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रेस्ट पे था पहले, ये रेस्ट पे था, रेस्ट से रिलीज किया, इट मींस इसकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। एक बात तो डन हो गई कि वेलोसिटी विल इंक्रीज, बाय वेलोसिटी विल इंक्रीज, क्योंकि भाई वो रेस्ट से है तो वो मूव कर जाएगा, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा उसके बाद एक्सेलरेशन, अब बच्चे कहते हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। कूलम्स लॉ में हम एक्सेलरेशन फोर्स के लिहाज से देखेंगे। अब देखें ये चार्ज दूर जाता जा रहा है, इसका मतलब है कि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस इनके दरमियान में इंक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस के इंक्रीज करने से क्या होगा बच्चों, कूलम्स फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। जब कूलम फोर्स डिक्रीज कर जाएगी तो जाहिर बात है फोर्स के डिक्रीज करने से तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बन गया 4। ओके बच्चों,
इसी तरह इसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एमसीक्यू था, ये किसी पेपर में देखा गया है। इसके बाद कहता है अगर 5 न्यूटन की फोर्स थी दो चार्जेस के दरमियान में जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट था, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट था, इसका मतलब है मीडियम की मौजूदगी में फोर्स थी 5 न्यूटन। कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, ठीक है। तो कहता है जब डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देंगे तो बताओ अब फोर्स कितनी रह जाएगी। अब आपको निकालनी है एयर वाली फोर्स। तो एयर वाली फोर्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एफ मीडियम। तो भाई एप्सिलॉन आर 5 है, एफ मीडियम की फोर्स भी 5 है, तो 5 ज़रा 5 कितना आ गया 25 न्यूटन। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर हो गया जी 25 न्यूटन। क्या आंसर हो गया 25 न्यूटन। ले इसके बाद लो जी बच्चों, ये एक एमसीक्यू आपको नजर आ रहा है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज स्फीयर्स विद चार्जेस Q1 2 कूलम एंड Q2 -1 कूलम इज 80 न्यूटन। इफ these spheres are brought in contact and then separated, the force between these spheres will be। कहता है बताएं इन चार्जेस के, इन स्फीयर्स के दरमियान में फोर्स कितनी होगी। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आपको मैंने सोल्व करने के लिए बोला था। अच्छा, ये एक बच्चे ने मेरे से भी क्वेश्चन किया था कि सर अगर डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, जब डाइलेक्ट्रिक हमने तो रिमूव कर दिया है, तो फिर फोर्स, तो देखें जब आप डाइलेक्ट्रिक को तो रिमूव कर रहे हैं तो बेसिकली इसका मतलब है पहले डाइलेक्ट्रिक था, अब डाइलेक्ट्रिक रिमूव किया, इसका मतलब अब एयर रह गई सिर्फ। इसका मतलब अब आपको फोर्स एयर वाली ही निकालनी थी, तो आप एयर वाला ही फार्मूला लगाएंगे और वहां से बड़ी आसानी से फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब भाईजान ये जो सवाल है ना, ये बड़ा बम्ब है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड स्फीयर्स with charges Q1 2 कूलम एंड Q2 -1 कूलम इज 80 न्यूटन। अच्छा मैं एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रही। अब कैसे सोल्व करेंगे। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर विद चार्जेस Q1 2 कूलम एंड Q2 -1 कूलम इज 80 न्यूटन। अब हमें पता है कि जो ये मैंने यहाँ पर इसका वैसे हल्का सा एक सोल्यूशन किया तो वह अगर आपको समझ आ जाए देख लें, नहीं तो फिर मैं दोबारा से इसको एक बार करूंगा। देखें क्या कहता है जी कि फोर्स जो होती है हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड एक की 2 है, दूसरे की -1 है, मगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं होगी, तो यहाँ पे आया हमारे पास 2। अच्छा, यानी कि ये चार्ज था 2 कूलम का और ये चार्ज था -1 कूलम और इनके दरमियान में फोर्स थी 80 न्यूटन। ठीक हो गया। तो ये जो फोर्स है 80 न्यूटन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 इंटू 1 के, और ये बेसिकली 80 न्यूटन वाली फोर्स है जो 2 इंटू 1 के दरमियान में है। अच्छा, अब हमने इन चार्जेस को करीब ला के कॉन्टेक्ट में लेके आए। याद रखिएगा जब भी हम चार्जेस को कॉन्टेक्ट में लाएं और कॉन्टेक्ट में लाने के बाद दोबारा उनको सेपरेट करके उसी जगह पर ले जाएं, तो अब जो चार्ज है वो उनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक वो चार्ज अब वो वाला नहीं रहता बल्कि चेंज हो गया होता है। उसको बोलते हैं इफेक्टिव चार्ज। इफेक्टिव चार्ज का फार्मूला ये होता है दोनों चार्जेस को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। अब पहला चार्ज है 2, दूसरा -1 है, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर है 1/2। इसका मतलब अब इसके ऊपर 1/2 कूलम चार्ज बच गया हुआ, इसके ऊपर भी 1/2 कूलम चार्ज बच। ठीक है। अब ये फोर्स इसके दरमियान में क्या है हमें नहीं पता, हम इसको एफ प्राइम का नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं एफ प्राइम का। तो ये लिखा एफ प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, अब दोनों है 1/2 1/2, तो ये फोर्स आ गई 1/2। बेसिकली ये फोर्स अब कितनी आ गई 1/2, यानी प्रोपोर्शनल टू 1/2, और वो कितनी है 2/1। तो यहां से अब हमें क्या पता चला कि जो न्यू फोर्स आई है वो 1/4, 1/4 को हम 2/8 भी तो लिख सकते हैं। अब ये जो 2 है ये तो पहले वाली फोर्स थी ना, जो 2, ये देखें ये 2 जो है ये पहले वाली फोर्स है। एफ तो इधर मैंने एफ लिख दिया, नीचे आ गया 8 ही आ गया। अब एफ जो है वो हमें शुरू में सवाल में दे दी गई थी, वो कितनी दी गई थी 80 न्यूटन। 80/8 सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। एक बच्चों ये बड़ा आसान सा तरीका था इस एमसीक्यू को सोल्व करने। ठीक है, कोई और तरीका किसी बच्चे के दिमाग में आता है? एक इसका और भी तरीका है, देखें हम इस एमसीक्यू को इस तरीके से भी कर सकते थे। चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है का फार्मूला होता है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अच्छा जी, कांटेक्ट में लाने से पहले 80 न्यूटन थी फोर्स, ये K था, Q1 2 था, Q2 की मैग्नीट्यूड 1 है, आर स्क्वायर।
ये 2 को उधर जाके डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 2 को उधर जाके डिवाइड कर दो, तो हमारे पास 40 आ जाएगा के ओवर आर स्केयर के, ये आ गई हमारे पास। अब जब हम इनको इन कॉन्टेक्ट ले आए हैं तो अब कॉन्टेक्ट में लाने के बाद दोबारा सेपरेट कर दिया है। अब चार्ज है हर एक का 1/2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर, तो ये बन गया बच्चों के ओवर 4 आर स्केयर। अब के ओवर आर स्केयर हमने कितना निकाला था बताएं, 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 4, तो जो न्यू फोर्स आ गई वो कितनी आ गई, 10 न्यूटन आ गई कि नहीं आ गई। तो आप उस तरीके से भी बच गए हैं, इस तरीके से आपको पहले परेशानी होनी थी कि यार ये पता नहीं कौन सा तरीका है। तो ये एक आसान सा तरीका ये भी है इसको सोल्व करने का, और एक तरीका वो भी है। अब आप देख लीजिएगा जौन सा आपको पसंद आता है, ठीक है, वो तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सर जी ये तो हो गए कूलम्स लॉ की बेसिक बातें। अब मैं चाहूँ तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ, मगर ये टॉपिक को मैं भी यहाँ पे ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं और आपको आने चाहिए। पहला तो अगर वो आप लोगों से कूलम्स लॉ में ये पूछे कि यार कूलम्स लॉ में तो ये ग्राफ बनता है, क्या बनता है, ग्राफ बनता है, ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर स्केयर। कूलम्स फोर्स हमें पता है, कूलम फोर्स ओबे करती है इनवर्स स्केयर लॉ को। कौन से लॉ को, इनवर्स स्केयर लॉ को। अच्छा, अब इनवर्स स्केयर लॉ ये कहता है कि यार एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। तो सर अब इसमें हम ग्राफ कैसे बनाए, देखिए इसमें 3 तरह के ग्राफ बनते हैं, एक तरह का नहीं 3 तरह के। अगर आपके पास ग्राफ में कुछ यूं हो, कूलम फोर्स वाई एक्सिस के ऊपर है और 1/r स्केयर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो भाई फोर्स का 1/r स्केयर के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। याद रखिएगा बच्चों, ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जब दो चीज़ों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन हो। कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अच्छा, फिर इसी तरह एक और सवाल बनता है, अगर मैं अब ये ग्राफ में वेरिएबल्स बहुत मैटर करते हैं, अगर मैं एफ का देखूं आर स्केयर के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो याद रखिएगा जब भी ग्राफ में जब भी दो चीज़ों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन हो तो उनका ग्राफ इसको बोलते हैं ऐसे। यार ये थोड़ा सा ना ज़रा टैब के ऊपर थोड़ा सा इशू होता था रखने में इसको। अब भाई ये ग्राफ बन गया, ठीक है, इस ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, हाइपरबोला। इस ग्राफ की जो शेप होती है इसको हम नाम देते हैं हाइपरबोला, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ था स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये ग्राफ की शेप है नीचे वाले की हाइपरबोला। मगर अगर ग्राफ में वेरिएबल में तब्दीली आ जाए, तब्दीली आ गई, ये लो, अगर ग्राफ में वेरिएबल कुछ यूं हो जाए, वाई एक्सिस पे फोर्स ही है, एक्स एक्सिस पर वो आर स्केयर की बजाय आर लिख दे सिर्फ, तो बच्चों याद रखिएगा अब इन दोनों में फ़र्क ये है, देखें जब आर स्केयर था तो ग्राफ ये था, जब आर है अकेला बच्चों इसका ग्राफ अब पहले से ज़्यादा स्टीप, क्या आएगा, मोर स्टीपर देन हाइपरबोला। ये जो ग्राफ है ये क्या है, मोर स्टीपर होगा देन हाइपरबोला। अब ये ग्राफ्स का अगर तो आपने मेरा यूट्यूब का लेक्चर नहीं ना लिया हुआ पुत्र, ये बड़ी डिटेल में मैंने बताए हुए हैं, ये ग्राफ्स ना बहुत डिटेल में बताए हुए हैं। तो आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप जो आपका बना है उसमें भी आपको सेंड कर दूंगा लिंक, तो आप वहां से ग्राफ्स को देख सकते हैं, ये हाइपरबोला और ये क्या चीज़ें हैं सारी। तो मगर ग्राफ अब याद रख लें बस, अगर आप इनवर्स स्केयर लॉ से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो आप उसके बारे में ये ग्राफ्स को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और सवाल आता है जी हमारे पास, थोड़ा सा अब बात को बढ़ाने लग जा रहा हूँ, बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखें, अगर मैं आपको क्वेश्चन ये देता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्राइएंगल है, क्या बच्चों, ये ट्राइएंगल है। अच्छा जी, इस ट्राइएंगल में हम क्या करते हैं, नींद तो नहीं ना आ रही तुमको, कोई नहीं, अगर आ भी रही है तो खैर आने दो।
अच्छा जी, इसमें क्या काम करें, हमने इसके इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा है क्यू, सारे पॉइंट्स पर ये चार्ज है क्यू क्यू क्यू, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके हर कॉर्नर पे चार्ज है क्यू क्यू क्यू। इस पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम हम सी रख देते हैं। बताएं, और ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सेम मैग्नीट्यूड के और सेम नेचर के चार्जेस तीनों कॉर्नर्स पर रख दिए गए हैं। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द क्यू। मेरा क्वेश्चन आपसे है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आपने बतानी है ऑन क्यू। जी जी, ये जो क्यू ए पर एट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है ना, ठीक है जी, इस पॉइंट ए के ऊपर आपने बतानी है एट पॉइंट। ऑप्शंस अगर आप कहते हैं तो ये ले ऑप्शन भी हम दे देते हैं। टूवर्ड्स राइट, कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है, सुकून से करो। टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, फिर सी ऑप्शन हम आपको देते हैं अपवर्ड, और डी ऑप्शन हम आपको देते हैं जी डाउनवर्ड। कि इसको कैलकुलेट करें। बच्चे सारे मुझे अभी आंसर बताएंगे, हर ये जल्दी जल्दी मिनट लगाएं। जब एमसीक्यू ऐसा आ गया है, अब आपने क्या काम करना है, सबसे पहले हम इसी ट्राइंगल को ज़रा यहाँ पे जूम करते हैं जी। ये ट्राइंगल बना लो। अच्छा, इस ट्राइंगल में अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा, होने क्या वाला है भाईजान। ये पॉइंट ए पर देखें, ये वाला जो चार्ज है सी पॉइंट वाला चार्ज, ठीक है, ये इस ए पॉइंट वाले चार्ज को क्या करेगा बताएं? रिपेल करेगा। अब रिपल्शन के नतीजे में ये इसको क्या करेगा? ऐसे रिपेल करेगा। रिपल्शन के नतीजे में ये इधर को जाएगा ऐसे, रिपल्शन क्योंकि सिमिलर चार्जेस है। अच्छा, अब इसी तरह बच्चों, क्या ये जो चार्ज है यहाँ पर जो बी पॉइंट पर चार्ज बैठा हुआ है, क्या ये चार्ज भी इसको क्या करेगा? रिपेल नहीं करेगा? ये रिपेल करेगा। तो ये ले, इसने इसको रिपेल कर दिया इधर को। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को, यानी इसने इसको इधर को रिपेल किया, उसने इसको इधर को रिपेल किया। अब ये बेचारा चार्ज ये इसको इधर को लेके जा रहा है, ये इधर को लेके जा रहा है, ये बेचारा किधर को जाएगा? हम इधर क्या काम करते हैं, हम फिर इस चार्ज के फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना देते हैं। देखें, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है जी, ये इधर, ये इधर। इसी तरह एक कंपोनेंट इस फोर्स का एक इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। अब अगर आप गौर से देखें कि ये जो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाने, तो ये भी अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है, तो जो नेट फोर्स लगेगी वो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर हो गया अल्फा। ये तो हो गया बड़ा आसान सा एमसीक्यू, ठीक है, अभी तो शुरुआत की है ना, मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर मैं अब आपको एक और एमसीक्यू देता हूँ, अब मैं बनाता हूँ आपके सामने एक अदद स्फीयर, क्या आपके पास है जी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस स्फीयर में इस साइड पर एक चार्ज है, लेट्स सपोज वो Q1 है, इस साइड पर एक चार्ज है Q2 है, इस साइड पर एक चार्ज है वो Q3 है। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये Q1 और Q3 कहता है। अब क्वेश्चन ये है कि Q1 Q2 और जो Q3 है, ये तीनों आपस में सेम सेम है, और इन तीनों को हमने रख दिया है प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। हमने स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर इनको रख दिया है। आंसर बताइएगा, द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द F12 ओवर F13 इज इक्वल टू व्हाट? ले जी, क्या आपके पास क्वेश्चन है? ऑप्शन में √2 है, बी ऑप्शन में है हमारे पास 1/√2, सी ऑप्शन में है हमारे पास 2/4, चलो, और डी ऑप्शन में है 2। 2:1, 4:1, √2:1, ये लो ना भी लिखा हो तो इट इज अंडरस्टूड जी।
अब इस एमसीक्यू को भी सोल्व कर लें पहले, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान एमसीक्यू। अब देखें इस एमसीक्यू में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी तो ये है कि देखें उसने आपसे F12 और F21 की रेशो पूछी है, F13 की, F12 और F13। F12 से मुराद है Q1 और Q2 के दरमियान में फोर्स। तो हम तो चुप करके पहले यार F12 निकाल लेते हैं, वो बराबर आएगी कि Q1 भी Q है, यानी दोनों सेम है ना, तो Q1 भी Q, Q2 भी Q, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये A है। तो ये तो बन गया कि Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, कहानी खत्म। अच्छा जब हम F13 की बात करेंगे तो ये बनेगा कि Q Q, अब डिस्टेंस यहाँ पर क्या आएगा, 1 और 3 के दरमियान का डिस्टेंस, तो ये तो डायगोनल बन रहा है। तो बच्चों अब यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगा के जब हम 1 से 3 तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो जारी बात है, अगर ये A है, ये A है, तो ये बराबर होगा A स्क्वायर जमा A स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा A अंडर रूट 2, क्योंकि ये बनेगा अंडर रूट में 2A स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से बाहर, A का स्क्वायर खत्म हो जाएगा अंडर रूट से, तो 2 अंडर रूट 2 A आ गया, यानी A अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। जब ये ओपन ये ओवरऑल सोल्व करेंगे के क्यू स्क्वायर ओवर 2A स्क्वायर बन जाएगा। भाई अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब आप F12 को डिवाइड करेंगे F13 से, तो ये देखें ये के क्यू स्क्वायर ओवर क्यू A स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये नीचे 2 बचेगा, ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो डेल्टा बन जाएगा 2:1। ठीक हो गया। ऐसा एमसीक्यू था, ये बहुत आसान सा, ये कोई मुश्किल एमसीक्यू नहीं था। अच्छा चले अब थोड़ी सी बात को हम आगे लेकर चलते हैं। फिर एक और स्क्वायर से रिलेटेड सवाल आपसे पूछते हैं। देखें हमारे पास तकरीबन कह लो यार ये एक स्क्वायर है, ठीक है जी, इसका इस साइड का डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी x है। ये चार्ज है +3 माइक्रो कूलम्ब का, इसको हम Q3 का नाम दे देते हैं। ये चार्ज है Q4, इसको हम नाम दे देते हैं +4 माइक्रो कूलम्ब का। डिफरेंट भी चार्जेस हो सकते हैं, मगर मैं भी सारे +1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है Q1, और इसी तरह इस कॉर्नर पे Q2 है +2 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज। मेरा आपसे क्वेश्चन है फोर्स इज मैक्सिमम बिटवीन, क्या क्वेश्चन है मेरा, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी, फोर्स कूलम फोर्स इज मैक्सिमम बिटवीन, बताएं इनके दरमियान में कूलम फोर्स किन पॉइंट्स के दरमियान में मैक्सिमम है, चार्जेस के दरमियान में, क्वेश्चन में Q1 एंड Q2। फिर बी ऑप्शन में आपको देता हूं Q2 एंड Q3। ये अल्ट्रा प्रो लेवल के क्वेश्चंस हैं जो इसमें से थोड़े से इंटरेस्टिंग, मतलब कह लें कि थोड़े से औखे बच्चों को लगते होते हैं, तो मैं इनको बड़े सुकून से आपको करवा रहा हूँ कि आपको ये औखे ना ही लगें। Q1 एंड Q4, अब जो ऑप्शंस नहीं हो ना, कोशिश करें उन्हीं के मुताबिक बस उसको सॉल्व कर लें। मगर मैं आपको एक इसका देसी तरीका बताऊंगा, है थोड़ा लेंथी है, मगर क्या करें अगर आ जाए। सर अगर आपसे ये पूछा गया है कि बताएं इन चार्जेस के दरमियान में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हमें ये पता है कि भाई कूलम फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम डिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते भाई, हम डिस्टेंस को कैसे इग्नोर करें। अच्छा चलो आओ हम पहले Q1 और Q2 के लिए निकाल, ठीक है, इसके लिए निकालते हैं F इज इक्वल टू के Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू है 1, Q2 की वैल्यू है 2। अब Q1 और Q2 के दरमियान, ये Q1 है ये Q2 है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये ले एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 2k डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या आंसर आ गया, 2k डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके अब हम करते हैं Q2 और Q3। लो जी Q2 ये है, Q3 ये है, सिंपल, F इज इक्वल टू के 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आ गया 6k ओवर एक्स स्क्वायर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा अब Q3 और Q4 के लिए, Q3 और Q4, F इज इक्वल टू के 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, आपका आंसर आ गया 12k बटा एक्स स्क्वायर। ओके नाइस।
F इज इक्वल टू Q1 और Q4, ये है दोनों, ये दोनों, तो K1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर, योर आंसर इज 4K ओवर एक्स स्केयर। अब इस ऑप्शंस के, इन ऑप्शंस के मुताबिक आप सिंपली देख सकते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू है ये मैक्सिमम आ रही है बच्चों जब हमने ये आई है 12K ओवर एक्स स्केयर। कितनी आई है? 12K ओवर एक्स स्केयर। ठीक हो गया, तो आपकी इस एमसीक्यू का तो आंसर बन गया 4। अगर आपको क्वेश्चन में उसने, देखें हमने ये Q1 Q2 के लिए निकाली, ये Q2 Q3 के लिए निकाली, Q3 Q4 के लिए, Q1 Q4 के लिए निकाली। अच्छा, अब मैं आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, वैसे ही अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताने लगा हूं। अगर मैं यहां पर यही फोर्स को कैलकुलेट करता हूं, किन के लिए? मैं कैलकुलेट करता हूं Q2 और Q4 के लिए। चलें, Q2 एंड Q4 के दरमियान में ये फोर्स क्या हो गया? अब Q2 ये है भाई और Q4 ये है। अब इनके दरमियान का सबसे पहले तो मुझे ये डिस्टेंस पता होना चाहिए Q2 और Q4 के दरमियान। अब ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा? वही बात, इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से x√2 निकलेगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो अब बताओ F इज इक्वल टू कितना बचा? K, Q1 है 2, Q2 है 4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आ गया x√2 का होल स्केयर। तो ये बराबर आ जाएगा कितना? ऊपर आएगा 8K डिवाइडेड बाई 2x स्केयर। तो आपका आंसर आ गया 4K ओवर x स्केयर। क्या आंसर आ गया? 4K ओवर x स्केयर, ये आ गया। अच्छा ओके, अगर मैं कहता हूं यार मैं इसी तरह Q1 और Q3 के दरमियान में निकालता हूं, Q1 और Q3 यही दो रह गए, चलो ये भी निकाल लेते हैं, Q1 एंड Q3। तो भाई इनके दरमियान में F इज इक्वल टू K, Q1 है 1, Q2 जो है वो 3 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यही x√2 आएगा सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3K ओवर 2x स्केयर। तो ये 1.5K ओवर x स्केयर आ गया। तो अगर वो आपको, अब देखें इसका मतलब अभी तक हमने देखा मैक्सिमम फोर्स जो आई है वो कितनी आई है? 12K ओवर आर एक्स स्क्वायर। और जो मिनिमम फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है? 1.5K ओवर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर वो आपसे मिनिमम पूछता तो बच्चों इनमें मिनिमम, इसी डायग्राम में जो मिनिमम फोर्स है वो Q1 और Q3 के दरमियान में है, और जो मैक्सिमम फोर्स है वो Q3 एंड Q4 के दरमियान। एक और MCQ, हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ठीक है। तुम भी कह रहे होगे सर को ट्राइंगल बनानी आ गई, सर ने ट्राइंगल के सवाल ही पूछना शुरू कर दिए। यार ऐसी बात नहीं है भाई। अच्छा, ये यहाँ पे हमने रखा Q1, ये Q1 है यहाँ पे +5 कूलम का। इस पॉइंट पे रखा एक चार्ज Q2, वो है -5 कूलम का, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज कैपिटल Q, इसको हमने नाम दिया, कि हमने रख दिया +2 कूलम का, ठीक है। ये आपकी बुक से रिलेटेड है थोड़ा सा ना, बुक में भी है। अच्छा, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, इस डिस्टेंस को हमने R बोला है। ये एंगल है थीटा, इसी तरह ये भी एंगल है थीटा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q, क्या आपने फाइंड करना है? फाइंड नेट फोर्स नेट फोर्स नेट फोर्स ऑन Q, Q2, Q2, Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू व्हाट? चलें जी, शाबाश। हम जब आपको ऑप्शन देते हैं तो ऑप्शन में देख के बच्चे अक्सर डर जाते हैं। 4.3 आई न्यूटन, बीटा ऑप्शन आपको देते हैं +4.3 जे न्यूटन, यूनिट वेक्टर है। फिर -4.3 आई यूनिट वेक्टर न्यूटन, और उसके बाद बच्चों डी ऑप्शन है -4.3 जे न्यूटन। ले जी, ये आपके पास अब क्वेश्चन आ गया। अब सर इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ, फिर आप पेपर्स डिफरेंट देंगे उनमें तो आप करते रहेंगे। इसको देखें, इस कैपिटल Q को ये Q1 ने क्या करना है? रिपेल करना है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नेचर का, ये भी पॉजिटिव नेचर का। अच्छा, रिपेल करेगा ये, तो हम रिपेल करेगा तो ये इधर को बना देते हैं। ये इसने इसको क्या कर दिया?
रिपेल कर दिया। अच्छा, जबकि ये वाला Q2 अगर आप देखें ये माइनस में है, वो प्लस में है, ये इसको क्या करेगा, ये इसको करेगा। अब ये इसको कर रहा है अट्रैक्ट, जबकि यहां से इसको मिल रही है बच्चों क्या, रिपल्शन। क्या मिल रही है, रिपल्शन। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, इस फोर्स को गौर से सुनिएगा जरा, हम इस फोर्स को नाम देते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू Q1, इसको नाम देते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू Q2। चलो, तो सर जब हम इस फोर्स के अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। इसी तरह इस फोर्स के जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने की बारी आएगी तो एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट इसी की डायरेक्शन में बनेगा। अब मजे की बात सुने, होगा क्या, ये दोनों, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों ऑपोजिट है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी अलोंग वाई एक्सिस मैं कह सकता हूं अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट्स कैंसल्ड। ठीक है जी, पेपर में नहीं लिख के आना, ये वैसे ही बता रहा हूं, तुम्हें इतना टाइम नहीं होना, वहां पे कैंसिल हो गए। इसके बाद जो नेट फोर्स हमारे पास बची है, फिर नेट फोर्स जो क्यू के ऊपर बची है, वो बच्चों इस एफ क्यू क्यू वन का भी एक्स कंपोनेंट है, एफ क्यू क्यू टू का भी एक्स कंपोनेंट बचा है हमारे पास। तो मैं लिख सकता हूं, अब एक्स कंपोनेंट आपको पता है, एक्स कंपोनेंट जो फोर्स का होता है उसके साथ कोस थीटा आता है, तो मैं लिख सकता हूं एफ क्यू क्यू वन, ठीक है जी, कोस थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर आ गया आई, प्लस दूसरी फोर्स है एफ क्यू क्यू टू कोस थीटा और ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यूनिट वेक्टर आ गया आई। अगर मैं क्या काम करता हूं, अब देखिए, अब हमको चाहिए एफ, ये कोस थीटा क्या है यहाँ पे, अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, देखें भाई एक्स कंपोनेंट है ना, तो एक्स कंपोनेंट के साथ कोस आता है, वाई कंपोनेंट का साइन आता है, वो साइन तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब देखें हमने यहाँ पर क्या स्टेप करना, एक्स, सर एफ क्यू क्यू वन निकालते हैं, एफ क्यू क्यू वन किसके बराबर आएगी, के क्यू वन कितना, क्यू कितना है 2 है, दूसरा क्यू कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय, अब 2 और 5 इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये r है, ये तो आपको पता ही नहीं है। अब मगर ट्राइंगल में अगर हम ये रूल के तहत देखें, अगर ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 5 आ गया, इधर आ गया 5 का स्क्वायर। लेकिन जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया ना, तो हमारे पास ये बन गया 2k डिवाइडेड बाई 5, ये एफ क्यू क्यू वन आ गया। अच्छा, इसी तरह जब हम एफ क्यू क्यू टू निकालेंगे तो सर वो भी k2 इंटू 5, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और नीचे ये डिस्टेंस जो है ये भी कितना बनेगा, सेम 5 का स्क्वायर ही बनेगा। इसको भी कैलकुलेट करते हैं, वो 2k/5 आ जाता है। उसके बाद देखें, अब ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, अब रह गया कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला होता है, वही आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बताएं यहाँ पे कोस थीटा फिर किसके बराबर आ जाए, इस ट्राइंगल के ऊपर अगर मैं कोस थीटा लगाऊं, तो कोस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब बेस यहाँ पर कितनी है, 3 है, और हाइपोटेनियस कितना है, वो 5 है, तो ये 3/5। तो सर जब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द क्यू बराबर आ गया कितना, 2k/5, ठीक है जी, और कोस थीटा की जगह पे आ गया 3/5। आई को हम कॉमन ले लेते हैं, या चलो लगा लो आई यूनिट वेक्टर, प्लस इसी तरह 2k/5 3/5 आई यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा k/5 k आई जमा ये कितना बन जाएगा, ये 5 ज़रा 5 25 हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 25 के और साथ में बन गया आपके पास आई, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ, इसको मजीद अब कैसे सोल्व करेंगे, आई को कॉमन ले लेते हैं, 6/25 और 6/25, ये दोनों देखें मिल के बन जाएंगे 12/25, के की जगह पे 9 ज़रब 10 की पावर 9 लिख दो, और आई यूनिट वेक्टर वैसे लिख दो। तो भाईजान अब 12/25, 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास तकरीबन आंसर आता है 108 डिवाइडेड बाय 25 और साथ में आ गया यूनिट वेक्टर आई। अब 108/25 जो होता है, ये हम राउंड ऑफ इसको देख सकते हैं 4 पॉइंट, क्योंकि देखें 100 तक तो 4 आना है, तो इसका मतलब 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होना है, तो 4.32 आई यूनिट वेक्टर और साथ में जो यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन होगा। लो जी, ये आपके पास इस एमसीक्यू का आंसर आ गया 4.32 आई यूनिट वेक्टर और साथ में न्यूटन, ये हमारे पास इसकी बच्चों वैल्यू आ गई। तो लो जी, इस तरीके से ये कूलम्स लॉ के बच्चों कुछ एमसीक्यूज थे, तो हमने आपको, अगर कोई मुश्किल से मुश्किल भी आएगा तो वो इन्हीं में से होगा, ठीक है।
बाकी भी एक दो हैं वो इंशाल्लाह जब आगे आप लोग टेस्ट वगैरह करें कोई तो उसमें देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आ गई हों। हाफ़िज़।